हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस जो आना है वो स्टार्ट हो गया है। यानी कि मतलब कितने % सिलेबस कम हुआ है, ये आने लग गए। आर्ट वालों के तो आ चुके हैं ना, आपको पता भी होगा। तो 1 या 2 दिन में अपने साइंस का भी आ जाएगा। तो उसमें हम देख लेंगे भाई कौन कौन से चैप्टर हमें इस बार पढ़ने हैं ना। ठीक है, तो आपके स्कूल भी अब जल्दी ही खुलने की संभावना बन रही है, यदि उन्होंने सिलेबस फिक्स कर दिया है तो, है ना भाई। हाँ, चलिए, आज चैप्टर नंबर 19 जिसका लास्ट डे है, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। ठीक है भाई, आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा ये रह गया है। ठीक है भाई, तो देखिए, हेडिंग लगाइए, वृक्क क्रियाओं का नियमन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, है ना। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, है ना। लगा ली हेडिंग। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वृक्क होते हैं, जो हमारी किडनी होती हैं, उनके जो कार्य होते हैं उनको किस प्रकार रेगुलेट किया जाता है। मतलब हमारा जो तंत्र है, कोई भी हार्मोन्स है, वो किस प्रकार उनकी क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए, लिखिए, वृक्क की क्रियाओं को 3 प्रकार से नियमन किया जाता है, क्रियाओं का, है ना। नंबर 1, जक्स्टा ग्लोमेरुलर उपकरण द्वारा, जिसको बोलते हैं JGA। सेकंड है पैराथार्मोन, और थर्ड है वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको ADH बोला जाता है। ठीक है भाई, ये 3 जो मैंने आपके सामने हेडिंग बनाई है ना, ये 3 हमारी किडनी का जो फंक्शन होता है, या मैं कहूँ यूरिन फॉर्मेशन का, क्योंकि मोस्ट काम हमारी किडनी का क्या है, यूरिन फॉर्म करना। तो उस क्रिया का जो नियमन हम करते हैं ना, वो इन 3 चीजों से करते हैं। पहला है जक्स्टा ग्लोमेरुलर उपकरण यंत्र। जे का मतलब जक्स्टा, जी का मतलब ग्लोमेरुलर, और ए का मतलब होता है अपरेटस। क्या बोलते हैं ए को? अपरेटस। इसका मतलब होता है हिंदी में उपकरण, है ना। अपरेटस मतलब उपकरण होता है भाई, है ना। तो JGA। दूसरा है पैराथार्मोन, एक हार्मोन्स है, उसके द्वारा। तीसरा वेसोप्रेसिन, ये भी एक हार्मोन है, इसके द्वारा। तो इन 3 के द्वारा हमारी किडनियों का क्या किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए कि आखिर JGA क्या करता है, क्या ये काम करता है ना। तो इसको हेडिंग में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिए, यह है
एक बहु हार्मोनल रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन तंत्र रास को संचालित करता है ना। नेक्स्ट, JGA अविवाहित धमनिका में रक्तदाब या रक्त आयतन कम होने पर प्रतिक्रिया करता है। कहाँ तक दिख रहा है आपको? अरे अभी तो बहुत है ना। प्रतिक्रिया, आयतन कम होने पर प्रतिक्रिया करता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यह रक्तदाब कम होने पर रेनिन एंजाइम को रक्त प्रवाह में मुक्त, जो टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कीजिए इसको, फिर इसके बारे में भी और बात करते हैं। लिखिए पहले इसको। लिख लिया? सेकंड में बदल देता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एंजियोटेंसिन भी इसको बोला जाता है ना। सेकंड एक हार्मोन की तरह कार्य करता है जो रुधिर वाहिकाओं में संकुचन उत्पन्न कर रक्तदाब को बढ़ाता है। इसके अलावा यह पीसीटी को जल के पुनरावशोषण के लिए प्रेरित करता है तथा एड्रिनल ग्रंथि को एल्डोस्टेरोन हार्मोन
श्रावण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये फर्स्ट प्रकार का रेगुलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिए पूरे कोई, है ना। जक्स्टाग्ल्यूमेरुलर उपकरण। पैराथार्मोन, पैराथार्मोन लिखिए। यह है पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है, जो नेफ्रॉन में कैल्शियम के पुनरावशोषण में वृद्धि तथा फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड है पैराथार्मोन, इसको भी आप नोट कीजिए। ये दूसरा हार्मोन है ना। ठीक है भाई, तो देखो, या तो यहां आप फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है ये लिख लेना, या आप फॉस्फेट के अवशोषण को कम करता है, ये भी आप लिख सकते हैं ना। ठीक है, कुछ भी लिख लेना। चलो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं, फॉस्फेट के अवशोषण को कम करता है ना, ऐसे आप लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी, है ना। पहले थ्योरी लिख लेते हैं, फिर एक साथ तीनों को समझेंगे। ठीक है भाई, हाँ बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया। थर्ड है वेसोप्रेशन। वेसोप्रेशन लिखिए। यह है मूत्र विरोधी हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह है डीसीटी व संग्राहक नलिका में जल के अवशोषण को बढ़ाता है। इसकी कमी से मूत्र में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है भाई, लिख लीजिए इसको। ये तीसरा हार्मोन है भाई। तो जो तीन है
वो हमारे इसकी क्रिया को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो वो इस प्रकार हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, पहला है जीजीए, दूसरा है पैराथार्मोन और थर्ड है वेसोप्रेसिन। एक बार इनको लिख लीजिए। अब इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर ये क्या चीज़ है। लिख लिया इसके बारे में भी, है ना। ठीक है, कर लिया नोट। चलो अब आप ध्यान से समझो भाई, है ना। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीजीए की, जक्स्टाग्लूमेरुलर अपरेटस की, है ना। ये क्या काम करता है भाई? देखो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी कारण से ब्लड की मात्रा ज़्यादा निकल जाए, है ना, हमारी बॉडी से ब्लड ज़्यादा पास आउट हो जाए, निकल जाए, या कोई भी कारण से हमारी बॉडी के अंदर यदि ब्लड प्रेशर कम हो गया, धमनियों में जो रक्त का दाब है वो कम हो गया, तो एक बात मुझे बताओ कि जो मूत्र का निर्माण होता है क्या वो अधिक रक्त दाब से ही तो होता है? नहीं होता क्या? आपकी जो अविवाही धमनिका थी उसमें रक्त का दाब 20-25 mmHg ज़्यादा था ना। उस ज़्यादा दाब की वजह से ही तो वो परानिस्यंदन की क्रिया हो रही थी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की, तभी मूत्र बन रहा था, है ना। सपोज कीजिए हमारी बॉडी के अंदर बीपी कम है, ब्लड प्रेशर कम है, यदि रक्तदाब कम होगा हमारे शरीर का तो क्या प्रॉपर अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। बताओ मुझे, यदि ब्लड प्रेशर कम है या रक्त का आयतन आपकी धमनियों में कम है तो क्या प्रॉपर अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया हो पाएगी क्या? क्योंकि प्रॉपर दाब नहीं लगेगा तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, जिससे मूत्र का निर्माण नहीं होगा, और ये हमारे लिए एक डबल नुकसान वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एक तो बीपी कम, ऊपर से मूत्र और नहीं बन रहा है। समझ रहे ना। तो ऐसा यदि हो जाता है, मतलब होता ही रहता है, किसी भी व्यक्ति का बीपी यदि कम हो जाए तो उसमें भी मूत्र का निर्माण होता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारी बॉडी में एक तंत्र होता है जिसको हम जीजीए बोलते हैं, है ना। और ये जो जीजीए होता है वो एक तंत्र हमारी बॉडी के अंदर संचालित करता है जिसको हम रास तंत्र बोलते हैं, है ना। आर का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, और एस का मतलब होता है तंत्र यानी कि सिस्टम। ठीक है भाई। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन तंत्र क्या है? हमारा जो नेफ्रॉन की संरचना आपने देखी है ना, जहां पे बोमन संपुट वगैरह होते हैं, है ना, तो वहीं पर एक गुच्छा होता है, एक संरचना होती है जिसे हम जीजीए बोलते हैं, जक्स्टाग्लूमेरुलर अपरेटस। एक उपकरण होता है उसी स्थान पर, एक समूह होता है मतलब। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसको पता लगा कि भाई ब्लड प्रेशर कम है तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक एंजाइम स्रावित करेगा रेनिन। बात को अब ध्यान समझना। मान लीजिए बीपी क्या है, कम, तो हमारा जो ग्लूमेरुलर है, जक्स्टाग्लूमेरुलर, ये क्या करता है, एक रेनिन एंजाइम स्रावित करता है ना, रेनिन एंजाइम। और ये जो रेनिन एंजाइम है वो अपवाही धमनिका के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, प्रवाहित होता है, क्योंकि रक्त को बाहर कौन लेके जाएगी, अपवाही धमनिका। तो रेनिन जो एंजाइम है वो अपवाही धमनिका के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होगा, ब्लड वेसल्स में, और ये प्रवाहित होगा तो क्या करेगा, एक हार्मोन, एक एंजाइम होता है
हार्मोन है टेंसिनोजन, है ना। और मैंने क्या कहा था, बायोलॉजी के यदि किसी भी शब्द में नोजन लग जाए तो समझ लेना वो अपने निष्क्रिय रूप में है ना। तो एंजियोटेंसिनोजन एक निष्क्रिय है, तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, इसको इसके सक्रिय फॉर्म में बदल देता है, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ब्लड प्रेशर कम, तो नेफ्रॉन का जक्स्टा ग्लूमेरुलर उपकरण क्या करेगा, एक रेनिन एंजाइम का स्रावण करेगा। ये रेनिन एंजाइम हमारी ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होगा, तो एक एंजियोटेंसिनोजन जो कि निष्क्रिय अवस्था में उसमें पड़ा हुआ है उसको सक्रिय करेगा। और जैसे ही ये सक्रिय हो गया तो ये डायरेक्ट क्या करता है, उनका ब्लड वेसल्स का संकुचन करवा देता है, मतलब उनको सिकोड़ देता है। जो पहले उनका व्यास बड़ा था उनको थोड़ा छोटा कर देता है। एक बात आप मुझे बताओ, ब्लड की मात्रा तो शरीर में कम है, अब ये ब्लड की मात्रा को तो पूर्ति नहीं कर सकता कि भाई ये ब्लड बना दे, नहीं, ये क्या करता है, जो थोड़ी चौड़ी जो वो थी ब्लड वेसल्स उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, संकुचित। और संकुचित होने से क्या होगा कि यहाँ जो ब्लड प्रेशर कम था, अब उसको जैसे ही कम जगह मिलेगी तो वो क्या करेगी, उस धमनी में प्रेशर को डेवलप कर देगी, मतलब रक्तदाब बढ़ जाएगा। और जैसे ही रक्तदाब बढ़ जाएगा तो प्रॉपर अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया हो पाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये देखिए, क्या JGA हमारी बॉडी के अंदर हमारे नेफ्रॉन की क्रिया को रेगुलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, है ना। बहुत अच्छा इसका काम है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है भाई, हाँ। तो यदि हमारे शरीर में BP कम हो जाता है तो इस प्रकार का सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो ये है और क्या काम करता है, एक एल्डोस्टेरोन का स्रावण करवाता है ना, एल्डोस्टेरोन का। ये एल्डोस्टेरोन है जो एड्रिनल यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट के अवशोषण वगैरह को बढ़ाता है, जल के अवशोषण वगैरह को, जिससे क्या है, मूत्र का निर्माण होता रहे। तो ऐसा कुछ कार्य हमारे JGA के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई। तो एंजियोटेंसिन, और इसको आप याद रखना किस प्रकार ये काम कर रहे हैं ना, बहुत नॉर्मल है। ये क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट था पैराथार्मोन। तो मैं पैराथार्मोन बता दूं कि पैराथार्मोन एक प्रकार का हार्मोन है जो पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है ना, पैराथायरॉयड ग्रंथि से। इसका काम है कि कैल्शियम के अवशोषण को तो बढ़ा देगा और फॉस्फेट के अवशोषण को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कैल्शियम के अवशोषण बढ़ने से क्या मतलब है कि हमारे मूत्र में जो उपयोगी पदार्थ कैल्शियम है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर ही ये रहेगा, है ना। तो ये पैराथार्मोन का काम था। तीसरा था वेसोप्रेसिन। ये भी मोस्ट हार्मोन है भाई, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको, मूत्र विरोधी। क्यों बोलते हैं मूत्र विरोधी, मैं बताऊं। वेसोप्रेसिन हार्मोन है ना, या इसका एक ही काम है, और वो काम क्या है कि भाई जल का पुनरावशोषण किया जाए। अब आपको पता है ना, जब मूत्र बन जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जल होता है, तो उस जल को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कराता है कौन, ये हार्मोन, जिससे उचित मात्रा में ही जो जल है वो हमारे मूत्र के साथ बाहर निकल पाए। अब इसको मूत्र विरोधी तभी तो कह रहे हैं क्योंकि ये मूत्र का निर्माण नहीं होने दे रहा है, ज़्यादा इसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहा है, तभी तो मूत्र विरोधी है ना। यदि इसकी कमी हो जाए बॉडी में, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अभी जब हम ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब और इसको आपको समझाएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से निकला, और उसका एक ही काम है कि नेफ्रॉन में जितना ज़्यादा जल का अवशोषण हो जाए वो करवाना, जिससे बहुत कम मात्रा जल की मूत्र के साथ बाहर निकले।
ठीक है भाई। तो इस प्रकार ये हमारी नेफ्रॉन हमारी जो वृक्क है उनकी क्रियाओं का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। अब कुछ मोस्ट पॉइंट हैं वो आप लिखते चलिए डायरेक्ट। एक छोटी सी हेडिंग आप लगाइए, मूत्रण मिक्चुरेशन जिसको बोला जाता है। छोटे छोटे से पॉइंट है ना, तो लिखिए मूत्राशय से मूत्र का निष्कासित होना मूत्रण कहलाता है। मतलब आपको छोटी सी हेडिंग लगाओ, मूत्रण मिक्चुरेशन जिसको बोलते हैं ना, उसमें लिख लीजिए आप कि भाई मूत्रण क्या है। अब मतलब मेन टॉपिक तो कंप्लीट हो गए, पूरा चैप्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक एक लाइन की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए कि आपसे कोई पूछ ले कि भाई मिक्चुरेशन किसे कहते हैं या यूरिनेशन किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि मूत्राशय से जब मूत्र बाहर त्याग दिया जाता है तो इस घटना को हम मूत्रण कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट, फल मूत्र की अम्लीयता को बढ़ाते हैं जबकि सब्जियां क्षारीयता को बढ़ाती हैं। कहने का मतलब क्या है, आपसे कोई पूछे कि भाई मूत्र का जो पीला रंग है वो किस पदार्थ के कारण होता है, तो आप बोलेंगे यूरोक्रोम पदार्थ के कारण होता है ना, यूरोक्रोम के कारण पीला रंग। और इसकी जो यदि हम फल खाते हैं तो हमारा जो मूत्र होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का, और ये जब हम सब्जियां खाते हैं तो हमारा मूत्र क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मूत्र का सामान्य पीएच 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है भाई। हाँ, मूत्र एक स्थान पर एकत्रित होता है तो यूरिया अमोनिया में नहीं, यूरिया विघटित होकर अमोनिया बनाता है जिससे तीव्र दुर्गंध उत्पन्न होती है। अब आपको पता है जैसे बाथरूम वगैरह होते हैं, मतलब सार्वजनिक बाथरूम शौचालय वगैरह, है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत ही तीव्र दुर्गंध आती है। तो उस दुर्गंध आने का क्या कारण है? अब आपको पता है ना, हम तो यूरियोटैलिक हैं, हमारे मूत्र में यूरिया होता है। तो जब टॉयलेट वगैरह में क्या होता है कि जो भाई मूत्र एकत्र हो जाता है, मूत्र एकत्र हो जाता है तो जो यूरिया है उसका विघटन होना स्टार्ट हो जाता है, और यूरिया विघटित होकर किस में बदलता है? अमोनिया में। तो उस अमोनिया के कारण वहां पर तीव्र दुर्गंध उत्पन्न होती है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई यहां पे जो तीव्र दुर्गंध उत्पन्न हो रही है वो किस कारण है, तो वो अमोनिया के कारण है।
ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर नंबर 19 जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब कल हम देखेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, अभी मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर वो कंप्लीट है, अब बाकी बातें जो करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है, ये लास्ट के सारे पॉइंट आप जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई।